अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स में खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क। आज मैं आपको टॉर्क के बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब करूँगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, ताकि इस बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखें। What is torque? The turning effect of force produced by a body about its axis of rotation is called torque। कि ये टॉर्क, हम इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट क्यों कहते हैं। अब देखें, सपोज करें कि हमने यहाँ पर एक नट रखा हुआ है और ये समझे क्या है, एक स्पैनर है। आपने इस स्पैनर पर जब फोर्स लगानी है इस नट को टाइट करने के लिए, आप इस पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने से यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। वो टर्निंग इफेक्ट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर प्रोड्यूस होगा और इसको हम क्या कहेंगे, जो ये रोटेशन प्रोड्यूस होती है इसको हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। ठीक है ना। तब इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बाय अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ आर्म, इसको हम मोमेंट ऑफ आर्म भी कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। हम ये भी लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दो पोजीशन वेक्टर कौन कौन से हैं, फोर्स और डिस्टेंस। ठीक है ना। और डिस्टेंस को हम आर से डोनेट करते हैं, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर। और मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। मज़ीद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखें, हमने ये स्पैनर है, अब इस स्पैनर पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और कुछ डिस्टेंस से हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना। और इसको हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। और यहाँ पर देखें इस डायग्राम में कि अगर आप यहाँ पर इस लाइट ब्लू कलर को देखें तो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर हम फोर्स इस तरफ लगाएंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास पॉजिटिव टॉर्क होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, अभी देखिएगा यहाँ पर, ये देखें आप, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा तो यहाँ पर नेगेटिव टॉर्क होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है सिर्फ टॉर्क, तो हम सिर्फ इसी के बारे में स्टडी करेंगे। अब आ जाते हैं मोमेंट आर्म की तरफ। व्हाट इज मोमेंट आर्म? मोमेंट आर्म दरअसल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम पाइवट भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि यहाँ पर जो हम फोर्स लगाने से देखते हैं कि यहाँ पर यानी कि रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, मोमेंट आर्म कहलाएगा। ठीक है ना। टॉर्क क्या है, इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप देख सकते हैं कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो है ही सही, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी है। ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर है। यहाँ से आप यूनिट इजीली देख सकते हैं कि क्या है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। और उसकी डायमेंशन क्या है, ml²T⁻²। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमेंशन कैलकुलेट भी करना कोई मुश्किल नहीं है। आप फोर्स की डायमेंशन पहले लिखेंगे। फोर्स की डायमेंशन होती है ml/2, ये होती है फोर्स की डायमेंशन। आपने इसको डिस्टेंस की डायमेंशन से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस की डायमेंशन लिखेंगे, वो क्या होगी, लेंथ यानी कि l। तो आप दो l को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो l² बन जाएगा हमारे पास, तो ये ml²⁻²। सो एज टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, ये आर क्रॉस एफ होता है। अगर हम इसको यानी कि इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम इसको लिख लेते हैं आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। और एन यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है किसकी, आर क्रॉस एफ की जो डायरेक्शन है, यानी कि आर और एफ की वजह से हमें जो डायरेक्शन मिल रही है वो टॉर्क उसको भी एक्सप्लेन करता है। और ये डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड रूल की हेल्प से। ठीक है ना। वेयर एन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर एंड एफ, इट कैन बी फाइंड बाय राइट हैंड रूल। हम इसको राइट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा टॉर्क का, यानी कि आप ये देखें
कि ये n यूनिट वेक्टर है। अगर हम इसको टॉर्क के नीचे डिवाइड करवा दें, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट वेक्टर यहाँ पर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड बन जाएगा। अगर आप यूनिट वेक्टर के फार्मूले पर गौर करें तो हम इस जगह पर मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉर्क का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर देखें, व्हेन आर एंड एफ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो इट मेक्स एन एंगल थीटा 90 डिग्री। अब आर जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है जब ये फोर्स और जो है डिस्टेंस वो आपस में परपेंडिकुलर बना रहे होंगे, तब हमारे पास थीटा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम। कैसे मैक्सिमम होगा, अगर आप थीटा की जगह 90 पुट करें तो साइन 90 1 होता है और टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा। अब उसके बाद मिनिमम कब होता है, जब आर और एफ पैरेलल होंगे। देखते हैं कि आर और एफ पैरेलल होंगे तब हमारे पास क्या होगा, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। ठीक है ना, अगर पैरेलल होगा तो हमारे पास एंगल बनेगा 0, ठीक है, और एंटी पैरेलल होगा तो हमारे पास एंगल बनेगा 180। तो अगर पैरेलल होगा तो साइन 0 हम पुट करेंगे और साइन 0 हमारे पास 0 ही होता है, तो टॉर्क यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यानी कि मिनिमम। और टॉर्क अगर हम 180 पुट करें तो 180 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो टॉर्क यहाँ पर भी टोटल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इट इज़ दी मिनिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम और मिनिमम कब होते हैं ये आपको पता लग गया है। अब टॉर्क ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो कब होगा, जब मोमेंट आर्म यानी कि आर जो है ज़ीरो होगा तो हमारे पास टॉर्क ज़ीरो होगा। वो उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इट मीन्स दैट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू दी एक्सिस, कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है यानी कि जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो कहाँ से पास हो रही है, बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन में से ही पास हो रही है। इसका मतलब इसमें कोई डिस्टेंस नहीं हुआ, तो फिर टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है ना, डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, टॉर्क किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पहली अप्लाइड फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स ज़ीरो तो टॉर्क भी ज़ीरो, या फिर मोमेंट आर्म ज़ीरो तो टॉर्क भी ज़ीरो। ये इन दोनों पे डिपेंड करता है, या अप्लाइड फोर्स होगी या फिर मोमेंट आर्म होगा। अब रिजिड बॉडी की बात करते हैं। ठीक है ना, टॉर्क इन अ रिजिड बॉडी, if the distance between 2 points of a body remains same due to the application of force then the body is called rigid body। सबसे पहले तो rigid body की definition को आपने समझना है। वो कैसे समझना है कि ऐसी बॉडी जिसमें अगर हम कोई फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद उसके पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव ना करें तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, रिजिड बॉडी। यानी कि वो ठोस बॉडी है, बिल्कुल मजबूत बॉडी है, फोर्स लगाने से कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, रिजिड बॉडी कहलाएगी। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं। कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, कि आप किसी भी शेप की बॉडी ले सकते हैं, कोई भी शेप हो सकती है, लाजमी नहीं कि यहाँ पर जो बनी हुई है आपने वो शेप रखनी है, आप कोई भी शेप की रख सकते हैं। लेट आर बी दी पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक पॉइंट पी सपोज कर लेते हैं और उसको ओरिजिन से हम यहाँ पर यानी कि डिस्टेंस इसका ले लेते हैं और उसको हम क्या कह देते हैं, आर क्या होगा, हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। अब हम इस पॉइंट पर अगर कुछ फोर्स लगाएं, ठीक है ना, तो कुछ एंगल से हम फोर्स लगाएं तो वो एंगल क्या होगा, वो एंगल होगा थीटा। अब हमने यहाँ पर उस फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखना है। कैसे लिखना है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आप इसके कंपोनेंट्स बनाएं, ठीक है ना, इसी फोर्स के कंपोनेंट्स यानी कि प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे इधर भी और इधर भी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पर आप अगर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सीख लें तो आप इजीली कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ वाई एक्सिस के साथ एफ साइन थीटा होगा और एक्स एक्सिस के साथ एफ कॉस थीटा होगा। सो इफेक्टिव कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा इसका इफेक्टिव कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर है और ये एफ कॉस थीटा जो है ये आपस में पैरेलल हैं। इनके पैरेलल होने की वजह से हमारे पास हम एफ कॉस थीटा को हम नहीं कंसीडर कर सकते, सिर्फ एफ साइन थीटा को कंसीडर करेंगे। एक दफ़ा फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, लेट आर इज द पोजीशन वेक्टर एंड एफ इज द फोर्स अप्लाइड एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। ठीक है ना, रिजॉल्व एफ इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने एफ को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। द इफेक्टिव कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा। इसमें इफेक्टिव कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ एफ साइन थीटा होगा, यानी कि हम सिर्फ एफ साइन थीटा को ही कंसीडर करेंगे। सो एफ साइन थीटा कंपोनेंट आप ऐसे लिखेंगे अपने टॉर्क के फार्मूले में, टॉर्क इज इक्वल टू आर पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, और एफ साइन थीटा हम लिख देंगे और टॉर्क का आंसर आ जाएगा आर एफ साइन थीटा।
ठीक है ना। अभी हमने फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में चेंज किया है। अब अगर हम आर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में चेंज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, रिजॉल्व आर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। ये देखें अब हमने आर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में चेंज किया है, ठीक है ना। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर साइन थीटा ही आएगा। और यहाँ पर भी एंगल आप लगा सकते हैं कि कोई भी एंगल, यानी कि थीटा एंगल, इसी के आप साथ आप थीटा एंगल लगा सकते हैं, दोनों एंगल सेम है। सो इफेक्टिव कंपोनेंट इज आर साइन थीटा, इसमें भी इफेक्टिव कंपोनेंट साइन थीटा वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर भी पैरेलल होने की वजह से हम एफ कॉस थीटा यानी कि आर कॉस थीटा को कंसीडर नहीं करेंगे। सो टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आप उसी तरह अपना फार्मूला लिख सकते हैं। तो आप दोनों आंसर देख सकते हैं। तो हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, दोनों से ही हमारे पास सेम आंसर आया है, ठीक है ना। तो ये था एक रिजिड बॉडी के हवाले से कि अगर आपने टॉर्क को स्टडी करना हो आप कैसे स्टडी करेंगे, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। और टॉर्क की अगर आप डायरेक्शन भी देखना चाहते हैं तो वो क्या डायरेक्शन होगी, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मूव करेंगे यानी कि फोर्स लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और क्लॉकवाइज टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आप किसी भी चीज़ पे यानी कि फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी रोटेट करे तो मतलब इसका क्या होगा, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेशन प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। ये है हमारे पास टॉर्क का टॉपिक। अगर आपके माइंड में टॉर्क को लेके कोई क्वेश्चन है देन कमेंट्स प्लीज़, आई विल क्लियर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।